माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, माननीय एलओपी। माननीय उपसभापति जी, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है 2021 का, इसमें इस बिल में तमिलनाडु के 7 जातियों को मिलाकर एक ही लिस्ट में लाना चाहते हैं, वो देवेंद्र कुल विलालर। इसका तो हम स्वागत करते हैं, क्योंकि ये शेड्यूल कास्ट के लोगों को एक जगह डालने का इनका प्रयास है। लेकिन मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि ये लोग 2015 में डेलीगेशन लेकर देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से मिले थे, लेकिन उस वक्त इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा और इसके बारे में अपनी सम्मति भी नहीं जताई। लेकिन अब तमिलनाडु में इलेक्शन आए हैं, इसीलिए इन 7 जातियों के लोगों को समाधान करने के लिए और उनका जो डिमांड था वो डिमांड फुलफिल करने के लिए अब ये अमेंडमेंट बिल लाए हैं। तो इनकी नीयत ठीक नहीं है और नीति में भी ये लोग गलत रास्ते पे चल रहे हैं। अगर करना ही है, बहुत दिन से ये डिमांड उनका था, तो आप 2015 में ला सकते थे। आज तो बहुत से बिल यहाँ आ रहे हैं कि 2 दिन में तैयार होते हैं, तीसरा दिन वहाँ पर पेश होता है, चौथा दिन यहाँ पर भी पास होता है। लेकिन जो लाखों लोगों को इसका फायदा होता है, ये बिल आपने नहीं लाए। तो ठीक, ये बात तो और है, लेकिन शेड्यूल कास्ट के लोग जिस दृष्टि से आज इस देश में जी रहे हैं, उसके लिए मैं अपना एक शायरी पेश करके मैं अपने भाषण को शुरू करता हूँ। जज्बा है शोक शहादत को क्या कीजिए, जज्बा है शोक शहादत को क्या कीजिए, अब तो हमने भी हाथों में ये सर ले लिया। कत्ल होने से आखिरी कब तक डरे, कत्ल होने से आखिरी कब तक डरे, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। अब तो हमारी हालत ये है, हर जगह ये लोगों का कातिल होता है, खून होता है। उनके बारे में कभी आपने इस हाउस में रोया नहीं, लेकिन जब आपको चाहिए तब आप रोना भी सीखे हैं, हंसना भी सीखे हैं, दूसरों का मजाक उड़ाना भी सीखे हैं। लेकिन मैं एक बार हारा हूंगा, आप 100 बार हारे। डोंट टॉक दैट प्लीज आप मैं जिंदगी में पहली बार हारा हूं, लेकिन आप हारते ही आए हैं। प्लीज आप बैठकर आपस में न बात करें। आप माननीय बैठे जगह मत कमेंट करो। प्लीज आप जो भी कह रहे हैं रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। प्लीज माननीय मंत्री, थैंक यू वेरी मच। प्लीज आप बैठे। सर, इस देवेंद्र कुल बिल्लार के पहले से भी शेड्यूल कास्ट में है, और ये जो इस वक्त इनको एक जगह लाया है, मैंने पहले ही बोला कि इसको हम स्वागत कर रहे हैं। लेकिन एक बात हम सबको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हमेशा हम शेड्यूल कास्ट को कुछ देना है या शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में लाना भी है, तो हम ऐसा समझते हैं कि उनके ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। आप ये नहीं सोचते कि ये जो शेड्यूल कास्ट लिस्ट बना,
खासकर अछूतों के लिए जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने लड़ा, ये सिर्फ संविधान आने के बाद ही नहीं हुआ रिजर्वेशन का। इससे पहले बाबा साहब अंबेडकर 1919 में जो साउथबर्ग कमेटी थी उसके सामने उन्होंने अछूतों के बारे में और उनके हकूक के लिए उन्होंने लड़ा। उसके बाद में 1929 में साइमन कमीशन के सामने भी उन्होंने ये बात रखी। उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 1930, 31 और 32 के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने बात को रखकर उन्होंने कहा कि ये जो अस्पृश्य लोग हैं, अनटचेबल्स पर्टिकुलरली, इनके लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशंस होना चाहिए, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने लड़ा। लड़ने के बाद फिर 1946 में भी उन्होंने कैबिनेट मिशन के सामने भी ये बात रखी और 1947 में भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने उन्होंने पेश किया। इससे पहले ये जो रिजर्वेशन आया, इसको 1932 में महात्मा गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि शेड्यूल कास्ट के लोग यानी अछूत लोग अलग से स्पेशल यानी प्राइवेट अपना सेपरेट रिजर्वेशन नहीं, ठीक नहीं है। वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिंदू के हैं, इसीलिए उनको सेपरेट इलेक्टोरेट रिजर्वेशन देना ये ठीक नहीं होगा, तो उनका कहना था। क्योंकि वो चाहते थे कि देश को एकता के साथ रखे और सभी मिलके आज़ादी के लिए लड़े। तो ये जो चीज़ें हैं बाकी के सामाजिक न्याय का है या सामाजिक समानता का है या सामाजिक एकजुट करने का काम है, ये हम आज़ादी के बाद इसको सुलझा सकते हैं। तब गांधी जी की ये मंशा थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं, और इवन रिजर्वेशन के बारे में उनको थोड़ा रिजर्वेशन था। लेकिन आखिरी में जब बाबा साहब अम्बेडकर जिद पकड़े, तब सभी ने मिलकर, महात्मा गांधी जी, श्री राजगोपालाचारी, मदन मोहन मालवीय, सर तेज बहादुर सप्रू, ऐसे बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस के थे, सभी ने मिलकर गांधी जी को भी मनवाया और ये कहा कि देश के हित में अब हम सेपरेट इलेक्टोरेट के बजाय रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो ये 1932 में एरोडा जेल में पूना पैक्ट हुआ और वो पूना पैक्ट के आधार पर आगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको जगह मिली। तो ये किसी की देन नहीं है, ये कम 1919 से इसको लड़ते 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 आए हैं, अब मिला है। लेकिन अब इधर इधर क्या हो गया, खास करके ये हमारे आरएसएस के लोगों को भी ये हुआ है कि भाई ये संविधान में ये सब कुछ है, इसीलिए हम संविधान ही बदल डालेंगे। उनकी अरे ये भागवत ने कहा, बैठो भाई, मैं बोलता हूँ तारीख के साथ, कब बोले कहाँ बोले ये बोलता। प्लीज मोहन भागवत जी प्लीज देखिए। ओके, reference to any organization, and derogatory to any other organization should not be made. it is not a derogatory. look into it. It is a fact, and It will be looked into. and प्लीज बोलने दीजिए। सर, इसीलिए ये बड़ी मेहनत के बाद ये मिली है और इसका मजाक उड़ाते हैं। और आज आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है कि
इनके रिजर्वेशन को कैसे खत्म करना, प्राइवेटाइज करो, रेलवे प्राइवेटाइज करो, आपका एयरलाइंस समय प्राइवेटाइज करो। पूरा हो गया माननीय एलओपी वैसे। Pardon? आपका समय पूरा हो गया है। मेरा समय फिर बैठ जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, जो समय 1 घंटे का बिजनेस तय हुआ बिजनेस देखिए, एडवाइजरी कमेटी ये में। इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं ये बात रखना चाह रहा हूँ। नहीं। अगर आप समय नहीं दिए, माननीय एलओपी, एक मिनट, बिजनेस जब आप सब तय करते हैं मैं नहीं तय किया। बीएससी में, तो आप सब लोग मौजूद होते हैं नहीं, प्लीज या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसके लिए आप 3 मैंने घंटे। जो टाइम मेंशन है आपको लेके आप बोले प्लीज सर, प्लीज मैं आपको रेस्पेक्ट देता हूँ। प्लीज प्लीज 3 घंटे 4 घंटे जो आप लोगों ने देने का तय वायदा किया, आप लोगों ने ही तय किया, मैंने नहीं तय किया समय। आपके सामने ही हुआ। प्लीज लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज नहीं, अभी एलओपी बोल रहे हैं बैठे। सर प्लीज दो प्लीज प्लीज अरे मालूम है तुम क्या, प्लीज आप बैठे आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी, आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। माननीय एलओपी बोल, प्लीज सर प्लीज सर प्लीज सर मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि ये जो रिजर्वेशंस भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं पब्लिक सेक्टर्स में, प्राइवेट सेक्टर्स में, तो अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन चंद आंकड़े देता हूं, क्योंकि उधर के नेता लोगों को भी ये मालूम होने दो कि खास करके अब सेंट्रल गवर्नमेंट में कितने वैकेंसीज हैं। मैं ये नहीं जानता रेलवे में कितने हैं, डिफेंस में कितने हैं, पोस्ट में कितने हैं, एटॉमिक एनर्जी में, फाइनेंशियल सर्विस में, रेवेन्यू में। आज हर इलाके में 50% से ज्यादा वैकेंसीज शेड्यूल कास्ट। और अब एक ही उदाहरण, हमारे गोयल साहब गए शायद, रेलवेज में टोटल वैकेंसीज 9,767 एससीज के लिए है, और अब अनफील्ड कितने हैं, 5,559, यानी 56% वैकेंसीज। डिफेंस में 1,649 में 1,413, 85% वैकेंसीज है। पोस्ट में 1,379 में 393, 28% है। एटॉमिक एनर्जी में 72% है। फाइनेंशियल सर्विसेज 14 में क्या थी, आप बात किए, वहां बैठे हैं। प्लीज ठीक है, मैं मानता हूं कोई अगर गवर्नमेंट माननीय एलओपी आप नहीं की, इसका मतलब यह नहीं कि तुम नहीं करना। प्लीज एलओपी आप एड्रेस करें प्लीज। और रेवेन्यू में, और इसके बाद सर आपको और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एससी 2,251 पोस्ट है टोटल, वैकेंसीज 1,084, 48%। एसटी 1,117, उसमें 604 वैकेंट, 54% वैकेंसीज है। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस 2,991, उसमें 1,684, 56% वैकेंसीज है। और ये सब वैकेंसीज क्यों हैं कि भर्ती नहीं करना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि अश्योर्ड जॉब। नहीं प्लीज, नो नॉट अलाउड, प्लीज लेट हिम कंटिन्यू। शेड्यूल कास्ट प्लीज आप समाप्त, जो नॉट अलाउड, जॉब, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। प्लीज आप अपनी बात करें प्लीज। शेड्यूल कास्ट को जो अश्योर्ड जॉब मिलते हैं, उस अश्योर्ड जॉब को खत्म करने की एक साजिश चल रही है। तो इस साजिश मेन इसके पीछे यही है कि ये लोगों को कोई अश्योर्ड जॉब न मिले और फाइनेंशियली वीक रहे, और फिर अपने पीछे जैसे गुलामगिरी में थे वैसा रहे, ये उनके मंशा है। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, और आखिरी यही बात कहो कि मैं अपने शब्द को खत्म करूंगा। एक, हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लिव
ये बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला है। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लिव दिस लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस? हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू डिने इक्वालिटी इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. We must remove this contradiction at the earliest possible moment, or else those who suffer from inequality will blow up the structure of political democracy, which this assembly has so laboriously built up. ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जिस वक्त संविधान पेश कर रहे थे उस वक्त उन्होंने भाषण दिए। थैंक यू अरे थैंक यू प्लीज। वो कैसा हरवाया, मेरे से आर्गुमेंट करो, मैं बोलता हूँ। थैंक यू प्लीज, आप कंक्लूड करें। माननीय आप कंक्लूड करें प्लीज प्लीज। कोई अध्यक्ष महोदय, मैं आपके नोटिस को लाना चाहता हूँ, कभी कभी ऐसी बात करते हैं जो लोग उस मोमेंट में भी नहीं थे। डॉक्टर बाबा साहब के स्टैचू यहाँ पर जो ठहरा करने की बात आई तो हम लोग 8-8 दिन जेल गए। तुम लोग कहाँ थे उस वक्त? प्लीज। और बात करते हैं अंबेडकर के बारे में। आप अपनी बात कंक्लूड करें, ऑलरेडी आप 10 मिनट अधिक बोल रहे हैं समय। इसीलिए मेरा कहना है ये कांग्रेस पार्टी, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने सब मिलके बाबा साहब अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन बनाकर ये संविधान दिया है। इसको नष्ट करने वाले आप लोग हैं, इसको तंग करने वाले आप लोग हैं, डेमोक्रेसी को बर्बाद करने वाले आप लोग हैं, और आज डेमोक्रेसी के जगह ऑटोक्रेसी ला रहे हैं। इसीलिए मैं ये चाहूंगा इसके साथ ही ये सब वैकेंसीज फिलअप करने की आप कोशिश कीजिए। आप हर स्टेट को भी आप इंस्ट्रक्शन दीजिए, क्योंकि जब तक आप इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे हर स्टेट में भी अगर वैकेंसीज भर्ती नहीं होंगे, मैं समझता हूं ये रिजर्वेशन दे के भी आप नहीं दिए जैसा होता है। एक हाथ से दे रहे हो, दूसरे हाथ से ले रहे हो, ऐसा नहीं होना। इसीलिए मैं उनसे अपील करता हूं, प्रश्न का जवाब उत्तर सब देते रहेंगे, लेकिन एक पहले काम करते रहो, ये काम करके हमको दिखाओ। यही कहते हुए मेरे शब्दों को समाप्त। थैंक यू। माननीय भूपेंद्र यादव जी। प्रमोद असैया, आप देख रहे हैं एमपी लाइव टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमारे चैनल एमपी लाइव टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जनहित से जुड़ी सभी खबरों के लिए बने रहिए एमपी लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद।